बात सन 1895 की है। बिरसा नाम के एक आदमी को छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। वह प्रसन्न होने पर लोगों को आशीर्वाद देता और उसकी बात ना मानने वालों को श्राप। उसने ऐलान किया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। जिस तरह बिरसा ने लोगों की मदद की, वे उनके भगवान धरती आवा अर्थात धरती के पिता हो गए। उसने रक्त पिपासु अंग्रेजों व साहूकारों के शोषण से लोगों को निजात दिलाने हेतु उनके विरुद्ध उलगुलान अर्थात महाविद्रोह छेड़ दिया। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों की क्या दशा थी? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? आइए जानते हैं। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में निवास करते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के अलावा ये लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भी रहते हैं। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। इनका जीवन सादगी भरा रहा है। इनके पुरुष साधारण सी धोती का प्रयोग करते हैं जिसे तोलोंग कहते हैं। महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार की साड़ी होती है जिसे 12 हथिया कहते हैं। सरहुल इनका एक प्रमुख त्योहार है और हरिया इनका एक पसंदीदा पेय जिसे चावल व कुछ पत्तों को पीस कर बनाया जाता है। इसी जनजाति के भगवान माने जाने वाले सुगना मुंडा व कर्मी हाथू के पुत्र भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिले के ऊली हाथू गांव में हुआ था। अन्य आदिवासियों की तरह उनके पिता बड़े गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते व बांसुरी बजाते बीता। बाद में वे सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने गए। बिरसा एक होनहार छात्र थे, अतः बाद में उनका दाखिला जर्मन मिशन स्कूल में हो गया। लेकिन इन स्कूलों में दाखिले से पहले धर्म परिवर्तन करना अनिवार्य था। बिरसा का धर्म परिवर्तन कर उसका नाम बिरसा डेविड रखा गया, जो बाद में बिरसा दौद हो गया। बिरसा ने मिशनरी स्कूलों में रहकर उन्हें करीब से समझा और जाना कि कैसे उनके लोगों को स्वर्ग व धन का लालच देकर ईसाईयत का पाठ पढ़ा शिक्षा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। बिरसा ने जल्द ही साहिब साहिब एक टोपी है कहकर स्कूल से नाता तोड़ ईसाईयत से छुटकारा ले लिया। उस समय भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का धंधा जोरों पर था। इस बात को 1963 में केन्या के प्रधानमंत्री बने जोमो केन्याटा के इन शब्दों से समझा जा सकता है। जब ब्रिटिश केन्या आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीन। उन्होंने हमसे कहा, चलो आंख बंद कर प्रार्थना करते हैं। जब हमने आंखें खोली तब हमारे पास बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन। आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से पूर्व आदिवासी अपनी ही दुनिया में मस्त एक सादा सरल व खुशहाल जीवन जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में रह रहे आदिवासी जीवन यापन हेतु विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ जनजातीय समुदाय झूम खेती कर अपनी आजीविका का जुगाड़ करते थे। झूम खेती उस घुमंतु खेती को कहा जाता है जिसमें खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती। ये लोग घने जंगलों में जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे।
इसके बाद वे घास फूस के जलने से पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काट कर वे दूसरी जगह फिर से खेती हेतु जंगलों को काटने के लिए चल पड़ते और इस जगह को कई साल तक पड़ती अर्थात बिना खेती खाली छोड़ दिया जाता, ताकि वह धीरे धीरे फिर से उपजाऊ हो जाए। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके व अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके भी अपना काम चलाते थे। इन समुदायों को चावल व अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजों को ले लेते थे। इसके अलावा कई जनजातीय कबीले 19वीं सदी से पहले ही एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था, जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर का हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। वे मुखिया बन जाते और अन्य उनके अनुयायी। अंग्रेजों के आने से पूर्व बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखिया का महत्वपूर्ण स्थान होता था। अपने इलाके पर वे नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी सैन्य व्यवस्था भी थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब से इन क्षेत्रों में स्थायी या जमींदारी बंदोबस्त को लागू किया गया, तब से अंग्रेजों व आदिवासियों में मालिक और दास की स्थिति बनती गई। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व मुंडा जनजातियों में परंपरागत खुदकुंटी व्यवस्था प्रचलित थी। यह व्यवस्था सामूहिक भूस्वामित्व से संबंधित व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। फिरंगियों ने अपनी शोषणवादी नीति के तहत भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया। जमींदारों व ठेकेदारों ने उनसे नियमित कर उगाहना शुरू किया और समय पर लगान जमा न करने पर उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया। अपनी जमीन को बचाने के लिए इन्हें धूर्त साहूकारों की शरण लेनी पड़ती। सूदखोर महाजन उन्हें कर्जा देते और फिर मनमाना ब्याज वसूलते। कर्जा न चुका पाने पर वे भी उनकी जमीनों को हथिया लेते और उन्हें दास बनाकर उनसे बेगार कराते। इस तरह आदिवासियों की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर हो रही थी। आदिवासियों के दर्द को बयां करता मुंडाओं का एक गीत कुछ इस तरह है। हाय कोल्हू के बैल की तरह मैं लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूध दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बड़बड़ाता हूं मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत। नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियां। एक बार की बात है, बिरसा के घर पर खाने को एक अन्न का दाना न था। उनके परिवार वाले भूख से व्याकुल थे। बिरसा ने एक औरत की कब्र से गहने चुराकर अपने घर वालों का पेट भरा। जब परिवार वालों को पता चला कि बिरसा ने एक मुर्दे के गहने चुराए हैं, तो उनके पिता उन पर आग बबूला हो गए। बिरसा ने अपने पिता से कहा, मुर्दों को गहनों की जरूरत नहीं है, पर हमें है। यह हमारी भूख मिटा सकता है। पिता ने क्रोधित हो उसे घर से भगा दिया। इसी दौरान वह वैष्णवपंथी आनंद पांडे के संपर्क में आया। उनकी संगति में रहकर उसने भारतीय धर्मशास्त्रों, दर्शन व आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया।
वह रात दिन वनों में घूमकर जड़ी बूटियां इकट्ठी करता और उन पर शोध करता। कहते हैं कि बिरसा ने आश्चर्यजनक रूप से औषधि विज्ञान में प्रगति की। वह बड़ी से बड़ी और पुरानी से पुरानी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता प्राप्त कर चुका था। वर्ष 1895 में जब छोटा नागपुर क्षेत्र में अकाल व महामारी फैली, तो बिरसा ने वहां पहुंचकर पूर्ण लगन से लोगों की सेवा व उनका उपचार किया, जिस कारण लोग उन्हें साक्षात भगवान मानने लगे। वे लोगों की धरती आवा अर्थात धरती के पिता हो गए। बिरसा ने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति व सत्कार्यों से सभी को बड़ा प्रभावित किया। लोग दूर दूर से नियमित रूप से उनके उपदेशों को सुनने आया करते। कीर्तन के पश्चात वे धर्म की भी चर्चा किया करते। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि उन्हें साक्षात भगवान सिंह बोंगा ने दर्शन दिए हैं। सिंह बोंगा एक है और वह दिव्य प्रकाश के रूप में दिखता है। वही सृष्टि का निर्माण और अंत करता है। वही हमारा रक्षक है। भूत प्रेत नहीं होते, उन्हें मत मानो। सिर्फ सिंह बोंगा की पूजा करो। सिंह बोंगा किसी भी पशु की बलि चढ़ाने से नाराज होता है। देवताओं की पूजा केवल चावल और पाई से करो। कसम लो कि गाय की सेवा करोगे, पशु पक्षियों पर दया करोगे, शाकाहारी बनोगे और मांस मदिरा का सेवन नहीं करोगे। घरों को साफ व स्वच्छ रखोगे, सादे कपड़े पहनोगे, शुद्धता हेतु घर पर सफेद झंडी लहराओगे, बड़े बूढ़ों का आदर करोगे और अपने घर में तुलसी का एक पौधा जरूर लगाओगे। ना कभी झूठ बोलोगे, ना कभी चोरी करोगे। एकजुट रहोगे और कभी आपस में लड़ोगे नहीं और अपने फैसले हमेशा पंचायत से करवाओगे। सदा नहाकर ही भोजन करोगे और हर बृहस्पतिवार को छुट्टी रखोगे और उस दिन अपना समय जप व ध्यान में बिताओगे। तब तुम एक दिन जरूर फिरंगियों की गुलामी से आजाद हो जाओगे और पुनः वह स्वर्णिम युग लौटेगा जब लोग दीकुओं के उत्पीड़न से मुक्त खुशहाल जीवन जीते थे। रानी का शासन समाप्त होगा और हमारा साम्राज्य स्थापित होगा। इस तरह बिरसा ने न केवल आदिवासियों को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति हेतु, बल्कि आदिवासी समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को समाप्त करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। जैसे जैसे बिरसा की ख्याति बढ़ती गई, वैसे वैसे अंग्रेजी अधिकारियों, ईसाई मिशनरियों व अन्य शोषक वर्गों के बीच इसको लेकर चिंता बढ़ी। अंग्रेजों को पता चला कि बिरसा अन्य आदिवासियों को गोरे साहबों की गुलामी ना करने के लिए उकसा रहा है और लोग उसकी बात मानकर बगावत कर रहे हैं। छोटा नागपुर के कमिश्नर ग्रीनले ने सुझाव दिया कि बिरसा को एक संदिग्ध पागल ठहराकर अथवा शांति भंग करने का आरोप लगाकर कैद कर लिया जाए। धूर्त अंग्रेजों ने ऐसा ही किया और उन्हें गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सजा सुनाई गई और 50 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वर्ष 1897 में बिरसा को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल में रहते कष्टों को सहते बिरसा अब ये समझ चुके थे कि अहिंसा के जरिए इन दुष्टों से निपटा नहीं जा सकता। अतः 1897 में जब वे जेल से छूटे तो उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। डोंबारी को आंदोलन का केंद्र बनाया गया। फरवरी 1898 में मुंडा जनजाति की एक सभा डोंबारी में हुई, जहां विद्रोह की रूपरेखा तैयार की गई। तीर धनुष, तलवार व भालों से लैस एक सेना तैयार की गई। गया मुंडा को इस सेना का सेनापति व बिरसा को प्रमुख मंत्री बनाया गया। सेना का मुख्यालय खूंटी में बनाया गया। बिरसा विद्रोह की तैयारियों के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर गुप्त सभाएं करते और अपने अनुयायियों पर पवित्र जल वीरदा छिड़क कर उन्हें अपनी सेना के अजय होने का भरोसा दिलाते। संख्या व संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापा मार लड़ाई का सहारा लिया। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा,
जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। अगस्त 1897 में बिरसा व उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेना से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले अंग्रेजों ने उस इलाके से बहुत से आदिवासियों को पकड़कर उन पर बड़ा जुल्म ढाया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 25 दिसंबर 1899 को मुंडा सैनिकों ने मिशनरियों के कई ठिकानों पर आक्रमण कर दिया। विद्रोह की विकरालता व इसके बढ़ते प्रभाव को देखकर ब्रिटिश भयभीत हो गए। उन्होंने इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने की तैयारी शुरू कर दी। 8 जनवरी 1900 को अंग्रेजी सैनिकों की 2 कंपनियां खूंटी पहुंची। सर्वदा के निकट कैप्टन रोच ने विद्रोहियों को पराजित कर दिया, किंतु विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। फिरंगियों ने उनका पीछा किया। 9 जनवरी को उपायुक्त स्ट्रीटफील्ड ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी, किंतु उन वीर योद्धाओं ने अपनी जमीन की स्वतंत्रता हेतु लड़ते लड़ते शहीद होना ही अच्छा समझा। रांची के पास डोंबारी पहाड़ी के निकट हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ा। इस जंग में न केवल नवयुवकों ने बल्कि महिला, बुजुर्गों व बच्चों ने भी भाग लिया। मुंडा की पत्नी माकी ने डोंबारी पहाड़ के समीप जिस वीरता से अंग्रेजी सेना का सामना किया, उसकी प्रशंसा कई विद्वानों द्वारा की गई। पर तीर कमान व भाले कब तक बंदूकों व तोपों का सामना करते? लोग बेरहमी से मारे गए। स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में करीब 400 लोग मारे गए। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए। लेकिन जहां बंदूकें व तोप काम नहीं आए, वहां 500 रुपए ने काम कर दिया। बिरसा को धोखे से चक्रधरपुर के जंगलों से मार्च 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया। 500 रुपए इनाम के लालच में आकर बनगांव के जगमोहन सिंह के आदमियों वीर सिंह महली आदि ने बिरसा की सूचना अंग्रेजों को दे दी। रांची में करीब 9 महीने तक बिरसा पर मुकदमा चला। इस मुकदमे के दौरान 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों द्वारा उनकी मौत का कारण हैजा बताया गया, जबकि विद्वानों का मानना है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। इस तरह एक महान क्रांतिकारी ने फिरंगियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सचमुच बिरसा ने भोले भाले आदिवासियों के जीवन में शोषणकारी शक्तियों से लड़ने हेतु एक अभूतपूर्व शक्ति का संचार किया था। इस संबंध में महान उपन्यासकार महाश्वेता देवी अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में लिखती हैं। सवेरे 8 बजे बिरसा मुंडा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, विचाराधीन बंदी। किंतु उस मास के अंतिम सप्ताह तक बिरसा व अन्य मुंडाओं के विरुद्ध केस तैयार ना हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा को पकड़ा गया था, लेकिन बिरसा जानते थे उन्हें सजा नहीं होगी। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा नहीं मरा था, आदिवासी मुंडाओं का भगवान मर चुका था। आधुनिक हथियारों के सामने तीर और कमान टिक नहीं पाए। अंग्रेजों ने मुंडा विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन की प्रशंसा की और देशवासियों को बिरसा के त्याग से प्रेरणा लेने को कहा। ब्रिटिश सरकार भी इस विद्रोह से सहम गई। उसने विद्रोहों के कारणों की समीक्षा कर जहां तक हो सके उन्हें समाप्त करने में ही अपनी भलाई समझी। छोटा नागपुर के आयुक्त फोबिर्स ने इस आंदोलन के पीछे सदियों का अत्याचार देखा और इसलिए उसने रांची जिले में जमीन की पूर्ण पैमाइश और बंदोबस्त करने व बेट बेगार को समाप्त करने की अनुशंसा की। इसी तरह जब छोटा नागपुर क्षेत्र में रीड के नेतृत्व में सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई,
तो उसमें सामंतवादी चर्च व अंग्रेजी नौकरशाही की मिली भगत का पर्दाफाश हुआ। मुंडा विद्रोह के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में बंगाल काश्तकारी अधिनियम के स्थान पर नवंबर 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून लागू किया गया। इसमें स्थानीय परंपरागत अधिकारों का समावेश किया गया तथा जनजातियों के पुश्तैनी भूमि के अधिकार को मान्यता दी गई, अर्थात खुदकुंटी कृषि व्यवस्था को मान्यता मिल गई। बिरसा ने अपने प्राणों की आहुति देकर आदिवासियों व संपूर्ण देश में एक नई चेतना का संचार किया, जिसका प्रभाव ताना भगत जैसे अन्य जनजाति विद्रोहों पर भी पड़ा। बिरसा की समाधि रांची के कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है।